चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। देखिए, ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल भी होता है, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो अगर आप इसका थियरी क्लास अच्छे से नहीं समझेंगे तो एग्जामिनर का इस पे जो क्वेश्चन होगा आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर आप देने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में लैब नहीं है। लैब न होने के कारण आप प्रैक्टिकल के रूम में जब जाएंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे नहीं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, थियरी क्लास। थियरी क्लास को आप अच्छे से अटेंड करेंगे तभी एग्जामिनर जो क्वेश्चन करेगा उसको आप रिप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप चुपचाप खड़े होकर के उनकी बातों को सुनेंगे, कोई रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो शांति से, ठीक है। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। सेतु को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज, और इसी को आप पुल भी कहते हो। हिंदी इसका क्या है, पुल। ठीक है, जो नदी या नहर के दो किनारों को क्या करता है, जोड़ता है। ऐसा ही कुछ यहां भी है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, देखिए, ये जो सेतु, जिस सेतु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सेतु सन 1833 में 1833 में 33 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है सैमुअल हंटर क्रिस्ट। सैमुअल हंटर क्रिस्ट, इनका पूरा नाम है हंटर क्रिस्ट, इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1833 में इस सेतु का निर्माण किया था, 1833 में। लेकिन उस समय इस सेतु की कोई लोकप्रियता या इसको कोई विकसित नहीं कर पाया था। ठीक है, 10 साल बाद 1843 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक नाम व्हीट स्टोन, ये सर व्हीट स्टोन है जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने 1843 में इस सेतु को विकसित किया और इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यह सेतु फेमस हो गया। जिसने इसको लोकप्रियता इसकी बढ़ाई, जिसने इसको विकसित किया, उसी के नाम पर इस सेतु का नाम जाना जाने लगा। लेकिन बनाने वाला मेन कौन था, सैमुअल हंटर क्रिस्ट, जिन्होंने 1833 में इस ब्रिज का निर्माण कर दिया था, लेकिन वो विकसित नहीं कर पाया था। और ये बने बनाए चीज को विकसित कर दिए, इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी, तो इसके बने बनाए चीज का नाम इनके नाम से फेमस हो गया। तो श्रेय किसको चला गया, व्हीट स्टोन को। इसीलिए सेतु का नाम व्हीट स्टोन सेतु रखा गया है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर प्रश्न आता है कि व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किसने किया, तो सैमुअल हंटर क्रिस्ट ने। कब किया, 1833 में। लेकिन इसको विकसित और लोकप्रिय किसने किया, व्हीट स्टोन ने। कब, सन 1843 में। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम व्हीट स्टोन सेतु रखा गया। ठीक है, समझ में आ गई बात।
ये सब चीजें आपको ओरल हमने बता दिया, ये हम रिटेन नहीं कराएंगे। अब बात आती है कि ये जो सेतु है, इस सेतु का यूज क्या है लाइफ में, इसका काम क्या है, जिसको इतना लोकप्रिय और विकसित करने में 10 साल लग गया। क्या है इसका यूज? इसका यूज है किसी भी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, यह इसका काम है। कोई अज्ञात तार आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आप इसका प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन कर देते हैं कि बताइए व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है, क्या यूज है इसका। अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्या यूज है भाई, सेतु है तो क्या यूज है इसका। नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो यही सब दिमाग में आएगा, क्या काम है, कितना मिला, पुल पुल का है ना, पुल है। ठीक है, इसका काम है अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। समझ में आ गया? कोई भी चालक तार आपको दिया जाएगा, जब लैब होता है तो एग्जामिनर आपको एक तार देगा, आपको दे देगा, कह देगा व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से इसका प्रतिरोध निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑपरेटर्स पर आपको काम कैसे करना है, तभी तो निकाल पाएंगे। हमें तो बस इतना पता है कि यह सेतु अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकालता है, यही इसका मेन काम है, ध्यान रखना, और कोई काम नहीं है। लेकिन हमें इस सेतु के द्वारा इस तार का प्रतिरोध निकालना कैसे है, यह हमें आना चाहिए। इसका मतलब हमें व्हीटस्टोन सेतु की क्रिया विधि समझना पड़ेगा। क्रिया विधि का मतलब इस पर हम कैसे कार्य करेंगे, और क्रिया विधि तभी आपको आएगा जब आपको उसका सिद्धांत पता हो। तो इसका मतलब हमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी पता होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के आप अज्ञात तार के प्रतिरोध की गणना कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, या व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। अभी तक हमने आपको बताया कि इसका काम क्या है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों को जोड़कर बनाया गया एक संयोजन है। ठीक है, प्रतिरोधों को जोड़ा गया एक दूसरे से, और उनसे एक इस प्रकार का डिजाइन किया गया है। ठीक, और उसी की सहायता से आप अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो व्हीटस्टोन, ये जो सैमुअल हंटर क्रिस्ट जो है, इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया। ठीक है, 4 प्रतिरोध लिया, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, और जोड़ करके उनको मोड़ा, और मोड़ करके एक वर्ग क्या रचना किया, एक वर्ग बनाया। ठीक है, चारों प्रतिरोधों को मोड़कर क्या बनाया, वर्ग, यानी चारों प्रतिरोध वर्ग की चारों भुजा के रूप में हो गए। जब उसको मोड़ेंगे तो चारों प्रतिरोध उस वर्ग के 4 भुजा के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले इसको लिख लें, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों के संयोजन
प्रतिरोधों के संयोजन से बना एक प्रतिरोधों के संयोग से संयोजन लिखो, प्रतिरोधों के संयोजन से बना एक क्या है, समायोजन है, समायोजन है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो इधर, व्हीट स्टोन से प्रतिरोधों के संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, प्रतिरोधों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन से तो प्रतिरोधों के संयोजन से बना एक क्या है, समायोजन है। ये समायोजन है, एक एडजस्टमेंट है, ये जोड़कर इनको बनाया गया है। तो यह एक समायोजन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से ठीक है, किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर प्रश्न आपसे कोई पूछे कि व्हीट स्टोन सेट किसे कहते हैं या व्हीट स्टोन सेट है क्या, तो आप सिंपल सी बात बताएं कि सर व्हीट स्टोन सेट प्रतिरोधों को जोड़कर बनाया गया एक समायोजन है और इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्हीट स्टोन सेट। अब बात आती है इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, किस तरह ये काम, इसका सिद्धांत आपको समझना होगा, तभी इसका काम समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत में जब सेतु संतुलित हो जाता है, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि सेतु संतुलित होता कब है, वही मेन पॉइंट है। ध्यान रखिए, जब सेतु संतुलित हो जाए, ठीक है, तो सेतु के दो भुजाएं हैं, जैसे यहां पर पहले बना दें आपको तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या किया गया, इसमें प्रतिरोधों को ऐसे चार ज्ञात प्रतिरोध लिए गए, चारों प्रतिरोधों को ऐसे श्रेणी क्रम में क्या किया गया, जोड़ दिया गया ऐसे, और जोड़ने के बाद इन्हें मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग देखिए कैसे बन जाएगा ये, आप इनको जब मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चारों भुजाएं ध्यान रखिए बराबर रहे। ऐसे ठीक है। अब देखिए, जब इनको मोड़ेंगे आप चारों प्रतिरोध, तो इसकी चार भुजा के रूप में जाकर चारों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे ऐसे। ऐसे
ऐसे ये चारों प्रतिरोध ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखिए इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, यानी चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें मोड़कर एक वर्ग बना लिया, ए बी सी डी। क्लियर। अब देखिए दो जो विकर्ण, इसमें दो विकर्ण है, बीडी एक विकर्ण है, एसी एक विकर्ण है। ठीक है, तो क्या किया गया, एसी जो विकर्ण है इसके बीच में एक सेल लगाया गया। एक सेल लगा दिया गया, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक कुंजी लगा दी गई। ठीक है, ऐसे ये ए और सी के बीच में है। ठीक, ये कुंजी हम मान लेते हैं K1। जो दूसरा विकर्ण बचा इसका, वहां देखिए ये एक विकर्ण ये है, यहां भी एक कुंजी लगा दिया गया, बीच में एक धारा मापी लगा दी गई कैपिटल जी, और ये उसकी निडिल है, सुई है जो इधर उधर हिलेगी, धारा बहेगा तो। ठीक है, और इसको यहां पर ला करके जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन शेप तैयार हो गया बनके। ठीक है, ऐसे ये बनता है व्हीटस्टोन शेप। अब चार जो प्रतिरोध हमने लिया, उन प्रतिरोधों को नाम हम दे देते हैं। इसको हमने मान लिया प्रतिरोध P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R और इसको मान लिया S। ठीक है, जो प्रतिरोध R है उसको हम प्रतिरोध, उसके जगह पर प्रतिरोध बाक्स रखते हैं। ये वाला जो है इसको हम प्रतिरोध बाक्स यहां पर लगाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध बाक्स इसलिए लगाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसके प्रतिरोध को बदल सकें। ठीक है, प्रतिरोध बाक्स में अलग अलग मान के प्रतिरोध लगे होते हैं, चाबी की तरह ऐसे। ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार हम प्रतिरोध के मान को निकाल करके क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि यहां पर हम जो प्रतिरोध यूज कर रहे हैं R, उसको हम प्रतिरोध बाक्स मान लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर R का मान हम क्या करें, बदल सकें। ये प्रतिरोध बाक्स है। ठीक है, अब बाकी सब प्रतिरोध है। क्लियर। अब देखिए सिद्धांत इसका समझिए। हमने कहा जब सेतु संतुलन की अवस्था में हो जाती है, तो जब सेतु संतुलित हो जाता है, ऐसे केस में इस व्हीटस्टोन के दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो शेष दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। जैसे सेतु संतुलित होता है तो व्हीटस्टोन के सेतु के दो संगत भुजाओं का रेशियो शेष दो संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर हो जाता है। ये तब होगा जब सेतु संतुलित होगा। समझ में आएगा। तो सिद्धांत में हम लिखेंगे जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित होता है तो, ठीक है, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो सेतु के दो संगत भुजाओं
के प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ध्यान रखिए, ने कहा जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो सेतु के दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक भुजा ये और इसी से जुड़ा हुआ दूसरी भुजा ये है, ये दोनों संगत हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, संगत हो जाए। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा यानी P/Q बराबर होगा शेष दो भुजाओं इनके अनुपात के। ठीक है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आए कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तो यही लिखेंगे कि जब सेतु संतुलित होता है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में सेतु के दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर उन प्रतिरोधों का नाम PQRS है तो P/Q बराबर R/S। क्लियर। अब आते हैं क्रिया विधि। इस पर काम कैसे आपको करना है। क्रिया विधि, देखिए क्रिया विधि में क्या है, पहले बनावट पढ़ लीजिए तब क्रिया विधि पे आइए तो ठीक रहेगा। बनावट, ये बना कैसे है वो भी देख लीजिए। बनावट देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में 4 ज्ञात प्रतिरोधों को लिया जाता है जिनके मान आपको क्या हो, पता हो। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में 4 ज्ञात प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें मोड़कर एक वर्ग ABCD क्या किया जाता है, बनाया जाता है। वर्ग के विकर्ण AC के बीच में कुंजी K1 के द्वारा एक सेल जोड़ दिया जाता है तथा विकर्ण BD के बीच में कुंजी K2, यहां पर कुंजी देखिएगा K2 है, कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी G को जोड़ दिया जाता है। ये इसकी बनावट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनावट में लिख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में सेतु में 4 ज्ञात प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनसे एक वर्ग चार ज्ञात प्रतिरोधों, यहां पे नाम लिख दें प्रतिरोधों का, सही रहेगा। 4 ज्ञात प्रतिरोधों PQRS
को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर उनसे एक वर्ग का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, एक वर्ग ए बी सी डी बनाते हैं। ठीक है, जिसके विकर्ण एसी, विकर्ण का नाम एसी, विकर्ण एसी के बीच में कुंजी कौन, K1, कुंजी K1 की सहायता से एक विद्युत सेल E, ठीक है, जोड़ देते हैं, यही है विद्युत सेल E। ठीक है, जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण का नाम BD तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच कुंजी कौन सा, K2, कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी कैपिटल G को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका बनावट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको बनाया गया है। क्या करना है, 4 प्रतिरोध ज्ञात लेना है। ठीक है, मान लिया उन ज्ञात प्रतिरोधों का नाम PQRS है। इन 4 ज्ञात प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और फिर इन्हें मोड़कर एक वर्ग बना लेंगे ABCD। ठीक है, जब वर्ग बन जाए तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2। एक विकर्ण AC जो है उसके बीच में कुंजी K1 की सहायता से सेल E को जोड़ देंगे और दूसरा विकर्ण जो BD है उसमें कुंजी K2 की सहायता से इस धारा मापी G को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपका व्हीटस्टोन सेतु तैयार हो गया। ठीक है, अब जो बात करेंगे इसके क्रिया विधि पर, आपको काम कैसे करना है इस पे। अब आते हैं क्रिया विधि या कार्य प्रणाली, जो भी हो, क्रिया विधि। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से अब यही सब समझना है। जब व्हीटस्टोन सेतु आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। समझ में आ गया, जब इस तरह व्हीटस्टोन सेतु को व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक, तब पहले कुंजी K1 को क्या करेंगे, दबाएंगे। यहां पर कुंजी जो K1 है इसको दबा देंगे, दबाने का मतलब ऑन करना। ठीक है, ऑन करेंगे, उसके बाद फिर कुंजी K2 को ऑन करेंगे। ठीक, कुंजी K2 को ऑन करने के बाद अब आपका काम क्या है, इस धारा मापी को देखना। ठीक है, धारा मापी जो बना है यहां पर देखिएगा, वो ऐसे होता है, मार्केट में भी ये मिलेगा, ऐसे होता है और इसमें निडिल ऐसे सुई लगी रहती है, इसका 0 एकदम बीच में होता है। इधर भी नंबर 1 2 3 4
इधर भी 1 2 3 4 ऐसे इसमें बने होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, आपको इसी धारा मापी को देखना है जो यहां पर लगा है। देखना क्या उसमें, क्या उसकी सुई जीरो के इधर या उधर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो सुई जीरो के इधर या उधर हो रही है, इसका मतलब कि इस वाले तार में धारा बह रही है, तभी वो सुई हिल रही है, क्योंकि धारा मापी किसको मापता है, धारा को। तो अगर उसमें धारा जाएगा तो सुई जीरो पे होगी नहीं, उस धारा को बताएगी इधर या इधर। ठीक है, तो अगर धारा मापी की सुई जीरो के इधर उधर हो रही है तो समझ लीजिए कि इस वाले तार में धारा बह रही है। ठीक है, और जब तक इस तार में धारा बहेगी तब तक आपका सेतु संतुलित नहीं माना जाएगा। अब समझ गए संतुलित होने के लिए क्या जरूरी है, इसमें धारा प्रवाहित ना हो। यही आपको देखना है कि धारा मापी की सुई जीरो के इधर उधर ना होने पाए। ठीक है, अगर जीरो के इधर उधर हो रही है तो सेतु संतुलित नहीं है, और सेतु संतुलित नहीं है तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है ये लागू नहीं होगा। इसमें साफ लिखा है कि सेतु का होना चाहिए, और संतुलित का मतलब कि धारा मापी में विक्षेप नहीं होना चाहिए, सुई को जीरो पे होना चाहिए। ठीक है, सुई जीरो पे तभी होगी जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ गया। तो आपको वही कंडीशन लाना है कि इसमें धारा प्रवाहित ना हो। ठीक, अगर धारा प्रवाहित नहीं हुई, सुई जीरो पे रुक गई है, तो तुरंत आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये सेतु संतुलित मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जीरो पे नहीं रुकी, इधर उधर हो रही है, तो अब आपको उसे संतुलित करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे संतुलित। उसके लिए ये प्रतिरोध बाक्स हमने लगाया ना, हमने कहा इसके प्रतिरोध को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो इसमें प्रतिरोध बाक्स में कई प्रतिरोध लगे होते हैं, उस प्रतिरोध को बारी बारी से निकाल के चेक करेंगे। मान लीजिए 5 ओम का प्रतिरोध निकाला, फिर देखा सुई हिल रही है, फिर 10 का निकाला, फिर हिल रही है, 15 निकाला, ऐसे घटाएंगे बढ़ाएंगे। उसमें कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसपे ये सुई हिलना बंद हो जाएगी। तो जिस प्रतिरोध को निकालने पर सुई हिलना बंद कर दे, वही प्रतिरोध आर का मान हो जाएगा। मान लीजिए 10 ओम निकाला, सुई हिलना बंद हो गई, तो आर का मान कितना, 10 हो जाएगा। 5 ओम निकाला, सुई हिलना बंद हो गई, तो आर का मान 5 ओम। समझ में आ गई बात ना। तो इस तरह से यहां से प्रतिरोध को बदल करके हम सेतु को संतुलित करेंगे। समझ में आ गया। अगर सेतु संतुलित नहीं है तो आर का मान आप बदल करके सेतु को संतुलित करेंगे, और यदि सेतु संतुलित है तो कोई बात नहीं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह इस पे काम करना है। अब एग्जामिनर पूछ देता है कि काहे इसमें धारा नहीं बहेगी, काहे नहीं बहेगी, ये भी तो जुड़ा है तार, धारा बहना चाहिए, तो धारा क्यों नहीं बहेगी। अगर हम ये तार आपको दे दें और इस तार को दोनों तरफ से जोड़ दें और इसमें धारा नहीं बह रही है, इसको कैसे आप बताएंगे क्यों नहीं बह रही है। किसी तार में धारा क्यों नहीं बहती है, वो तार चालक हो फिर भी उसमें धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब तार के दोनों बिंदुओं पर विभव क्या है, समान है। धारा बहने के लिए विभव में अंतर होना चाहिए ना। बोलिए, जब विभवांतर हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताया भी थे कि देखिए जब तक विभव में अंतर नहीं होगा धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर इस तार में धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब इसके दोनों पॉइंट पर विभव समान है। समझ में आ गया। तो अगर इस तार में धारा नहीं आ रही है, इसका मतलब बी और डी दोनों बिंदुओं पर प्रतिरोध विभव क्या है, समान है। ठीक है। तो आपको यही बताना पड़ेगा
कि सर बी और डी पर विभव समान है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहती है। ठीक है, और जब धारा नहीं बहेगी तो सेतु संतुलित है, और जब सेतु संतुलित है तो हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि विभव समान कैसे है। अभी तक तो पूछा धारा क्यों नहीं बहती है, तो विभव समान है सर, तो विभव समान कैसे हो गया। तो देखिए, विभव यहां और यहां समान होने के कारण समझिए, इस पॉइंट के दोनों तरफ और इस पॉइंट के दोनों तरफ जब प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे तो विभव बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बी के दोनों तरफ प्रतिरोध और डी के दोनों तरफ प्रतिरोध क्या हो जाए, बराबर। समझ में आई बात। या यूं कहें, डी के इधर और इधर प्रतिरोध का अनुपात और इसके इधर इधर प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाए, बराबर। तो बी और डी पर विभव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और विभव सेम हो जाएगा तो धारा प्रवाहित, तो सेत संतुलित हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा, जैसे आप बताएंगे वैसे क्वेश्चन बढ़ा देगा। अब कई बार तो आ जाता है धारा मापी में, बताओ शून्य कहां होता है, तो धारा मापी में शून्य एकदम बीच में रहता है। देखिए एकदम सीधा, इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, जीरो एकदम बीच में रहेगा। अगर सुई एकदम सीधा बीच में खड़ी है तो समझ लीजिए उसमें धारा नहीं बह रहा। लेकिन अगर सुई थोड़ा सा जीरो के इधर उधर है, इसका मतलब उसमें करंट आ रहा है। आपको वही काम करना है कि इसमें करंट ना आए। समझ में आया, क्लियर है ना क्रियाविधि। कैसे काम करना है, सबसे पहले कुंजी K1 को दबाना है और उसके बाद कुंजी K2 को दबाना है। फिर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति पता करनी है। अगर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति है तो सेतु संतुलित है, अगर नहीं है तो प्रतिरोध बॉक्स R के प्रतिरोध को बदलकर उसे संतुलित करेंगे। क्लियर। देखिए, सर्वप्रथम कुंजी कौन सा, K1, कुंजी K1 को दबाते हैं तथा उसके बाद कुंजी K2 को दबाकर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं यदि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं है तो प्रतिरोध बॉक्स R से प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति
प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिससे सेतु संतुलित हो जाता है। समझ में आया? इस तरह आपको काम करना है, सेतु को संतुलित करना है। जब सेतु संतुलित हो जाएगा तब आप गणना करेंगे, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। देखिए, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। गणना, समझो, इधर देखो, कुंजी आपने ऑन कर दिया, ये सेल धारा देना शुरू कर दिया। ये सेल क्या करेगा? धारा देगा, धारा ऐसे बहेगी। सही है? यहां तक देखिए ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए सेल जो यहां से करंट दे रहा है वो करंट क्या है? आई एम्पियर। कितना है? आई एम्पियर करंट ये सेल दे रहा है। ध्यान देना, यहां तक आई एम्पियर होगा। इसके बाद करंट दो भाग में बढ़ जाएगा। अब वो दोनों भाग बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो धारा बराबर में बढ़ जाएगी, अगर बराबर नहीं होंगे तो धारा बराबर में नहीं बढ़ेगी। तो मान लेते हैं ये वाला जो है, ये वाला, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 एम्पियर जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट का मान कितना है? I1 एम्पियर, और इसमें I2 एम्पियर। ध्यान देना, अब ये I1 एम्पियर का करंट यहां तक आएगा, यहां आने के बाद फिर दो भाग में बढ़ जाएगा ना। अब देखिए, एक करंट इधर आने लगेगी। ठीक है भाई, अभी से तो संतुलित नहीं है तो करंट आएगी, जब संतुलित होगा तब नहीं ना करंट आएगी। अब देखिए, तो जो इसमें करंट आएगा वो धारामापी में आ रहा है, उस करंट को हम नाम दे देते हैं आई जी, स्मॉल जी। ठीक है, ये स्मॉल जी लिखा, हमने ध्यान रखना, दिख रहा पीछे, पीछे वाले बोलना भाई, आई स्मॉल जी। ठीक है, अब देखना, I1 में से IG इधर चला गया तो कितना करंट बचा भाई? I1 एम्पियर जा रहा था, उसमें से IG इधर जाने लगा तो बचा कितना? I1 माइनस वो जो बचा है ना वो इसमें जाएगा। ठीक है, जो बचा है वो Q वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, यानी I1 माइनस IG वो इसमें जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो, I2 ऐसे आया यहां पर, इधर से IG आया यहां पर, दोनों मिल गए तो इसमें को कितना करंट जाएगा? I2 प्लस IG। ठीक है, यानी इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा I2 प्लस IG। ठीक, अब देखिए, इधर से आया I1 माइनस IG, यहां इधर से गया I2 प्लस IG, तो माइनस IG प्लस IG कट गया, I1 प्लस I2 सट गया, I1 प्लस I2 मिलके क्या बनाया? I में I ही तो I1 I2 में बटा था, तो फिर I बन जाएगा।
तो फिर यहां से करंट आई क्या आ जाएगी वापस, जितनी धारा गई उतनी धारा आ गई। यही तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है, दी गई धारा बराबर ली गई धारा। तो देखिए आई वापस आ गया, फिर समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर दो बंद परिपथ बना है, समझना। एक बंद परिपथ आपका ये है और एक बंद परिपथ आपका ये है। देखो एक है ए बी डी ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और एक है बी सी डी ये वाला त्रिभुज। तो दो बंद पास बने, दोनों बंद पास में किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का सेकेंड लॉ किस पर बात करता है, वोल्टेज पर। यानी हमें यहां पर क्या निकालना है, वोल्टेज। क्या निकालना है, तो वोल्टेज निकालेंगे, सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। और सभी रेजिस्टेंस के वोल्टेज को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखिए बंद पास फर्स्ट के लिए, पहले बंद पास के लिए बात कर रहे हैं, के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास जो फर्स्ट है उसके लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करेंगे। नियम लागू करने के लिए आपको पहले एक दिशा में चलना पड़ेगा, पता है ना। मान लीजिए आप यहां पर हो, ऐसे चल रहे हो। अब देखो चलने का तरीका, एक को बनाना है तो ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, तभी तो ये बनेगा, दूसरे ओर मत चले जाना। तो देखो इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो आपके चलने के दिशा में बह रही है। तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा। मान कितना होगा, I1 इंटू पी, क्योंकि प्रतिरोध का वोल्टेज जो होता है उसमें बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध के गुणनफल के, यही होता है ना। तो देखिए इस प्रतिरोध का वोल्टेज, इसमें बहने वाली धारा I1 और प्रतिरोध कौन है, P, तो I1 इंटू पी हो गया। अब देखिए, अब ऐसे आने के बाद आप इधर मुड़ोगे, सही है। तो इसमें जो धारा आ रही है वो IG है और इसमें प्रतिरोध कैपिटल G है। तो वोल्टेज पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा। और वोल्टेज का मान बताओ, IG इंटू, सही है। फिर यहां आने के बाद ऊपर इधर मुड़ जाओगे, जब इधर मुड़ोगे तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। प्रतिरोध का वोल्टेज निगेटिव, मान क्या होगा, I2 तो माइनस I2 R, और टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब देखो यदि सेतु संतुलित है, यदि सेतु संतुलित है, तो अगर सेतु संतुलित है तो क्या इसमें धारा आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। तो यदि सेतु संतुलित है तो IG बराबर क्या, धारा नहीं आ रही होगी। तो इसमें जहां IG वहां 0 रख दो, तो यहां IG है, यहां 0 रख दोगे तो है पूरा, तो बचा क्या, I1P माइनस बराबर, इसको उधर भेज दो, तो I1P बराबर I2, समीकरण बन गया।
ठीक, अब इसी तरह दूसरे पास के लिए बात करेंगे। तो देखो, बंद पास सेकंड के लिए किसका नियम लगाएंगे? हाँ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का सेकेंड लॉ लागू करें। फिर देखिए, आप यहां भी किसी एक दिशा में चलिए, किसी एक दिशा में चलिए। मान लीजिए यहां पर आप इस दिशा में चल रहे हो, ऐसे। तो जब ऐसे चलोगे तो ऐसे 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 चलोगे ना, ऐसे चलना है आपको। चलो, अब देखो, ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो आपके चलने की दिशा में बह रही है। तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मान क्या होगा? I1 माइनस IG इंटू क्यू। सही है। चलो, अब ऐसे चलते चलते यहां पर आ गए। यहां आने के बाद आपको इधर मुड़ना है। जब इधर मुड़ोगे तो इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो आपके चलने के, तो वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। मान क्या होगा? मान क्या होगा? I2 प्लस इंटू एस। ठीक है। अब यहां आने के बाद ऊपर की तरफ जाओगे, तो जब ऊपर की तरफ जाओगे तो इसका वोल्टेज क्या होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव होगा, क्योंकि धारा उल्टा हो गई है। तो माइनस वोल्टेज का मान IG इंटू कैपिटल इक्वल टू 0। ठीक है। फिर देखो, यदि सेतु क्या हो? संतुलित हो। संतुलित हो तो, अगर संतुलित होगा तो IG का मान, बहुत अच्छा, IG 0। IG 0, तो जहां जहां IG है सब 0 रख दो। देखो ध्यान से, यहां 0 रखोगे तो बचा I1 और Q। आई तो 0 हो गया ना, तो Q का गुणा किसमें होगा? तो हो जाएगा I1Q। यहां देखो माइनस, यहां 0, तो बचा I2 और S, तो क्या हो जाएगा? I2S। यहां देखो 0 था पूरा, बराबर, इसको उधर भेज दो। I1Q बराबर समीकरण, बहुत अच्छा। अब देखो, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो, भाग दो, तो इधर है I1P बटा I1Q, हो गया। इधर I2R और इसमें इधर I2S। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से, तो P बाई Q बराबर, बोलो आगे कि नहीं? ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका निकल गया। ठीक है। अब देखो, हमने कहा ना किसी तार का प्रतिरोध निकालना है, मान लो S का मान निकालना है, ये रेशियो बराबर है। तो अगर S का मान निकालना है और 3 का मान आपको पता है तो ये आसानी से निकल जाएगा। मैथ वाले समझ रहे हैं, बाय वालों भी समझ रहे हो। भाई देखो, 3 का मान मालूम है और चौथा का निकालना है तो निकल नहीं जाएगा, तिर्यक गुणा करके। ठीक है, फट से निकल जाएगा। क्लियर? कहीं पर किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो नोट कर लीजिए।